हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज, नोट्स ऑन स्टार्टअप्स एंड हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर बाय पीटर थियल। हेलो दोस्तों, ये है पीटर थियल और ब्लेक मास्टर्स की किताब की समरी। इस बुक में आप स्टार्टअप्स के बारे में और कुछ नया खोज करने के बारे जान पाएंगे, सिलिकॉन वैली के बिजनेस के बारे जान पाएंगे। ये बुक पीटर थियल ने ब्लेक मास्टर्स के साथ मिलकर लिखी है। पीटर थियल ने इलॉन मस्क के साथ पेपैल बनाई थी, जो कि उन्होंने ईबे को $1.5 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपीस में बेच दी, और पीटर थियल फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर्स में से एक है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपको इस बुक से बिजनेस सीखने के लिए क्या क्या सीक्रेट पता लगने वाला है। तो इसे पूरा पढ़ें। द चैलेंज ऑफ फ्यूचर। अगर आप नई चीज बनाते हैं तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पहले से ही बनी हुई चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप 1 से 10 की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने बैलगाड़ी से कार बनाए, या कार से एरोप्लेन बनाए, या टेलीफोन से मोबाइल बनाए, ये सब 0 से 1 गए। इसे हम टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और 1000 टाइपराइटर्स दुनिया में बेच देते हैं तो आप 1 to N जा रहे हो। यानी आपने टाइपराइटर की ग्लोबलाइजेशन की। चाइना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, जिसका काम है डेवलप्ड वर्ल्ड की हर सक्सेसफुल चीज को कॉपी करना। पीटर थियल कहते हैं कि आप अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस 0 to 1 जाकर बना सकते हो। यानी एक यूनिक आइडिया को लेकर बहुत बड़े बिजनेस के लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस में कुछ नया करना उनके लिए रिस्की है। लेकिन अकेला इंसान भी 0 से 1 तक नहीं जा सकता। ये सिर्फ स्टार्टअप्स कर सकते हैं। पीटर कहते हैं स्टार्टअप एक ऐसा लोगों का ग्रुप है जिन्हें आप कन्विंस कर सकते हैं नया फ्यूचर बनाने के लिए, और एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सबसे अलग सोच होती है। और आगे इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप किस फाउंडेशन के साथ खोला जाता है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट हैप्पी कंपनी। अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो आप में कन्वेंशनल थिंकिंग से ऑपोजिट सोचने की क्षमता होनी चाहिए। एक सवाल जो हमें हमेशा अपने आप से पूछना है वो है, ऐसे कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी नहीं खोल रहा? ये सवाल मुश्किल लग रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप खुद उस वैल्यू को कैप्चर ना कर पाओ। क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के तौर पर अस के एयरलाइन बिजनेस अपने पैसेंजर्स को हर साल बिलियंस की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। लेकिन 2012 में जब एक एयरप्लेन की टिकट लगभग $178 थी, इसमें से हर पैसेंजर पर एयरलाइंस ने सिर्फ 37 सेंट्स कमाए। और 2012 में एयरलाइंस ने $160 बिलियन का बिजनेस किया था। अब अगर आप इसे गूगल के साथ कंपेयर करें तो गूगल ने सिर्फ 50 बिलियन का बिजनेस किया था, लेकिन फिर भी 21% का प्रॉफिट कमाए, जो कि एयरलाइन बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन से 100 टाइम्स था। अगर आप सारी एयरलाइन बिजनेस इंडस्ट्रीज को मिला भी दे तो भी गूगल ने उस साल सबसे 3 टाइम्स ज्यादा कमाया था। ये इसलिए है क्योंकि सारे एयरलाइन बिजनेस एक दूसरे से compete करते हैं, लेकिन गूगल एक मोनोपोली क्रिएट करके अपने को सबसे अलग रखता है। एक परफेक्ट कंपटीशन में हर कंपनी एक शो की कॉपी करती है, सेम प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट्स उस कीमत पर बेचने पड़ते हैं जो मार्केट में बिकेगा। अगर ऐसी मार्केट में प्रॉफिट हो रहा हो तो नई फर्म आएगी और प्रोडक्ट के प्राइसेस को और कम दामों में बेच देगी, और अगर बहुत सारी फर्म इन कम्पेटिटिव मार्केट में आ जाती है तो वो प्राइसेस और कम हो जाएंगे। एक परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस में मोनोपोली मार्केट में कंप्लीट कंट्रोल रखती है। क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं। मोनोपोली अपने आप को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलती है।
अगर कोई कंपनी अपनी मोनोपोली को एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब है वो मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और इसलिए गवर्नमेंट एजेंसी उन पर रेगुलेशंस लगा देंगी। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल कभी भी अपने को मोनोपोली नहीं बोलती। अगर गूगल अपने को सिर्फ एक सर्च इंजन बोले तो गवर्नमेंट उसे मोनोपोली समझेंगी, क्योंकि 2014 में सारी सर्चर्स के मुकाबले गूगल में 68% सर्चर्स हुई है। गूगल के क्लोजेस्ट कंपेटिटर्स माइक्रोसॉफ्ट के बिंग में सिर्फ 19% और याहू में 10% सर्चर्स हुई। इतना ही नहीं, अब गूगल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एंटर किया जा चुका है एज ए वर्ब। लेकिन अगर गूगल अपने आप को एक एडवर्टाइजिंग कंपनी बोले तो US की सर्च एडवर्टाइजिंग मार्केट है $17 बिलियन और US की पूरी एडवर्टाइजिंग मार्केट है $150 बिलियन और पूरी दुनिया एक $495 बिलियन की एडवर्टाइजिंग मार्केट है। और अब गूगल अपने को इतने कम्पेटिटिव वर्ल्ड में एक छोटा सा प्लेयर बोल सकता है जहां पर उसका मार्केट शेयर अब सिर्फ 3.4% है। लेकिन एक नॉन मोनोपोली कंपनी भी झूठ बोलती है ताकि वो अपने को अलग बता सके। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये कोई भी नहीं कर रहा, हम तो एक ही नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। लेकिन ऐसा झूठ हम अपने आप से या अपने इन्वेस्टर्स से बोलते हैं, क्योंकि हम एक कम्पेटिटिव मार्केट में हैं और एक मोनोपोली नहीं बना सकते। लेकिन सवाल ये है कि हमें अपने स्टार्टअप को एक मोनोपोली की तरह खोलना चाहिए या फिर एक कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में। अगर एक स्टार्टअप अपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर हम गूगल की बात करें तो उसे कंपटीशन की कोई चिंता नहीं है। वो अपने वर्कर्स की चिंता कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है, इनोवेशन ला सकता है और पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ऐसा करना कम्पेटिटिव मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। The ideology of competition business competition एक मोनोपोली में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि उसके ओनर को लगातार प्रॉफिट कमा कर देते हैं, जबकि कंपटीशन में प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, जहां पर कंपनी के ओनर्स को अपना बिजनेस सस्टेन करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। हम जितना एक दूसरे से compete करेंगे हमें उतना ही नुकसान होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी थियरी पर चलते हैं। मार्क्स एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ compete करने के लिए मजबूर करते हैं। हम हर स्टूडेंट को सेम चीज पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट इस कन्वेंशनल सिस्टम में आगे बढ़ जाता है हम उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यही स्टूडेंट फिर से अपने करियर में एक दूसरे के साथ compete करने लग जाते हैं और बहुत ही कम लोग अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर पाते हैं। पीटर बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से करी थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थे, इतने तेज कि 8th ग्रेड में ही उनके दोस्त ने उन्हें बोल दिया था कि 4 साल के बाद तेरी एडमिशन स्टैनफोर्ड में हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन ले ली और वहां पर भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ compete करने लग गए, और उनका अब फाइनल गोल सुप्रीम कोर्ट में जाना रह गया था। वो इस लास्ट कंपटीशन में रह गए। लेकिन पीटर बोलते हैं कि अगर मैं वो लास्ट बैटल जीत जाता तो आज मैं और लोगों के लिए उनकी बिजनेस डील्स बना रहा होता। लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी पेपैल स्टार्ट करी तो वो लोगों के साथ compete नहीं करना चाहते थे, बल्कि कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, 0 to 1 जाना चाहते थे। उनके और उनकी टीम का सपना था कि वो पैसों को ईमेल्स के थ्रू ट्रांसफर करवाए। 1999 में पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो सब इसको सॉल्व करना चाहते थे, और उन्होंने इसी मेंटालिटी की वजह से $1.5 बिलियन की कंपनी भी बना दी। लास्ट मूवर एडवांटेज बिजनेस मोनोपोली, जो कंपटीशन से बचते हैं वो ही मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्विटर के साथ कंपेयर करोगे तो इन दोनों के पास कई हजार एम्प्लॉय है, और ये दोनों का मेन मकसद है लोगों तक न्यूज़ पहुंचना।
लेकिन जब 2013 में ट्विटर पब्लिक हुआ तो इसकी कीमत $24 बिलियन लगाई जा रही थी, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से 12 टाइम्स ज्यादा थी। 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने $133 मिलियन कमाए थे, जबकि ट्विटर लॉस में था। ये एक बेवकूफ़ी लग सकती है और हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका जवाब है कैश फ्लो। किसी भी कंपनी की आज की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कल कितने पैसे कमाएगी। आपने लोगों को ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि फर्स्ट मूवर को बहुत एडवांटेज होता है। अगर आप सबसे पहले बिजनेस खोलो तो आप मार्केट का एक बड़ा शेयर ले सकते हो। लेकिन पीटर बोलते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज और भी बड़ा है। आप बाकी सबके प्रोडक्ट्स को देख के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मोनोपोली क्रिएट कर दे और आपको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाए। तभी आप एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हो और एक मोनोपोली का मजा उठा सकते हो। मगर अब सवाल ये आता है कि मोनोपोली बिजनेस में क्या क्या खास बातें होती है। मोनोपोली बिजनेस में ये 4 चीज देखी जा सकती है। 1. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। टेक। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे कॉपी करना दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाए तो आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को 10 गुना इम्प्रूव करना होगा। इससे कम इम्प्रूवमेंट एक छोटी इम्प्रूवमेंट ही मानी जाएगी और ईजिली कॉपी भी की जा सकती है। जब 1995 में Amazon लॉन्च हुआ था तब वो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर माना जाता था, क्योंकि अगर आप उसे किसी और बुक स्टोर के साथ कंपेयर करें तो ज्यादा से ज्यादा वो 1 लाख डिफरेंट बुक्स अपने पास रख सकता था। लेकिन Amazon सिर्फ सप्लायर से बुक्स की लिस्ट ही लेता था और बुक सिर्फ तभी खरीदता था जब कस्टमर से ऑर्डर मिलता। ये इतना इफेक्टिव था कि बार्न्स एंड नोबल ने Amazon की IPO के 3 दिन पहले Amazon पर केस कर दिया और कहा कि Amazon अपने को एक बुक स्टोर कहता है लेकिन वो एक बुक ब्रोकर है। 2. नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्किंग। नेटवर्क इफेक्ट आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बहुत यूजफुल बना देता है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड फेसबुक पर न हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप भी फेसबुक को यूज करेंगे, और क्योंकि आज आपका हर फ्रेंड फेसबुक यूज करता है तो आपको भी फेसबुक ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप कोई और सोशल साइट यूज करते हैं तो आपके दोस्त आपको पागल समझेंगे। 3. इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है अगर आप अपने बिजनेस को स्केल कर सके। सर्विस बिजनेस को स्केल करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि आप योगा क्लासेस देते हैं तो आप लिमिटेड कस्टमर्स को ही सर्व कर पाएंगे, चाहे आप ज्यादा योगा इंस्ट्रक्टर्स को हीरे भी कर ले। आपने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स भी खोल ले। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को ये एडवांटेज है कि वो अपना बिजनेस बहुत जल्दी स्केल कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बनाने और उसे बेचने ले लिए ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट लाएगी। 4. ब्रांडिंग। एप्पल लैपटॉप। एक स्ट्रॉन्ग फेमस ब्रांड क्रिएट करना आपको मोनोपोली क्रिएट करने में मदद कर सकता है। एप्पल बहुत ही केयरफुली आपने हर प्रोडक्ट के लिए मटेरियल खरीदता है, चाहे वो आईफोन हो या आईपैड। इनके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को इतने अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देता है कि लोग मान के चलते हैं कि एप्पल ब्रांड का हर प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या मोनोपोली बिजनेस को क्रिएट करने का कोई प्रोसेस है। ब्रांड, स्केल, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इफेक्ट्स के अलावा जब भी आप स्टार्टअप खोले तो मार्केट को एनालाइज करके खोले और फिर वहां से अपना बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू करें। स्टेप 1. छोटे से शुरू करो और फिर मोनोपोली बना लो। आपको हमेशा बिजनेस छोटी मार्केट से शुरू करना है। कारण सिंपल है, एक छोटी मार्केट को काबू करना और उसमें मोनोपोली क्रिएट करना आसान है। लेकिन बड़ी मार्केट में ये सब करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ये नहीं करने देगा। जब पीटर थियल ने पेपैल का स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो हर मार्केट में वॉलेट का कॉन्सेप्ट लाने के बजाय ईबे के एग्जिस्टिंग सेलर्स को अपना प्रोडक्ट ऑफर किया, क्योंकि ये लोग पैसे चेक से पे करते थे जिसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लग रहा था, और क्योंकि ये मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए छोटी थी,
इसलिए इस मार्केट में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और 3 महीने के अंदर पेपैल ने 25% लोगों को अपना कस्टमर बना लिया था। स्टेप 2, अपने बिजनेस को स्केल करना। जैसे ही आप छोटी मार्केट को डोमिनेट कर दो, फिर आप धीरे धीरे दूसरी रिलेटेड मार्केट्स को डोमिनेट कर सकते हो। अगर हम Amazon की बात करें तो जेफ बेजोस, Amazon के फाउंडर ने Amazon में सिर्फ बुक्स बेचना स्टार्ट किया था, जहां पर एक आम दुकानदार कम बिकने वाली किताब अपनी दुकानों में नहीं रखते थे। Amazon ही पूरी दुनिया में एक ऐसा सोर्स बन गया था जहां पर दुनिया की हर किताब मिल सकती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि Amazon अपनी किताब नहीं बेचता था बल्कि दुकानदारों के किताबों को अपनी साइट पर दिखता था, और जब कस्टमर ऑर्डर देते तभी वो किताब बेचता। जब Amazon ने इस मार्केट में मोनोपोली बना ली, उसके बाद उसने सॉफ्टवेयर्स, CD, DVD बेचने भी स्टार्ट कर दिया, और ऐसा ही धीरे धीरे और कैटेगरीज को अपनी वेबसाइट में जोड़ता गया। इसलिए आज वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी। स्टेप 3, शुरू में किसी भी कंपनी से कम्पीट न करे। शुरू में कभी भी किसी बड़े बिजनेस को डिसरप्ट न करे। स्टार्टअप्स के पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि वो एक बड़ी कंपनी को चैलेंज करके उसे कम्पीट कर सके। अगर आप ये गलती करते हो तो बहुत ही जल्द आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। You are not a lottery ticket। लॉटरी टिकट। ज्यादातर सबके दिमाग में एक फेमस क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या सक्सेस लक से मिलती है या स्किल से। मैल्कम ग्लैडवेल, जो कि एक सक्सेसफुल ऑथर है, अपनी बुक आउटलायर्स में लिखती है कि सक्सेस लकी ब्रेक्स की वजह से मिलती है। वॉरेन बफेट अपने आप को लकी स्पर्म क्लब का हिस्सा मानते हैं। जेफ बेजोस, Amazon के फाउंडर, अपनी सक्सेस का क्रेडिट प्लैनेट की अलाइनमेंट्स, आधी लक, आधी सही टाइमिंग्स और बाकी मेहनत को देते हैं। बिल गेट्स बोलते हैं कि वो स्किल्स के साथ पैदा हुए थे, जिनकी मदद से वो ये सब कर पाए। अब ये सारे लोग स्ट्रेटेजिकली हम्बल हो रहे हैं। अगर ये सच है तो जो लोग एक के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेस बना देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, लक या स्किल? लेकिन क्या ये डिबेट लॉजिकली डिस्कस की जा सकती है? शायद नहीं। अगर हमें साइंटिफिकली चेक करना हो कि फेसबुक लक की वजह से सक्सीड करी या स्किल की वजह से, तो 2004 में जब फेसबुक लॉन्च हुआ था तब हमें फेसबुक की 1000 कॉपीज बना के 1000 वर्ल्ड में चलानी पड़नी थी। मगर ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास 1000 वर्ल्ड नहीं है और स्टेटिस्टिक्स 1 सैंपल में काम नहीं करती। लेकिन अगर हम एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात करें या ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी की बात करें या फिर टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क की बात करें, इन सब ने एक के बाद एक सक्सेसफुल कंपनी खोली है। ये लक तो बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप पूरी पेपैल की टीम की बात करें तो वो पूरी टीम ही बहुत फोकस्ड लोगों की थी। हुए सबने पेपैल के बाद अपनी खुद की सक्सेसफुल कंपनीज खोली। पेपैल की टीम में इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स बनाई। रीड हॉफमैन ने लिंक्डइन, स्टीव चेन, चैड हर्ली एंड जावेद करीम ने मिलकर यूट्यूब बनाए। जेरेमी स्टॉपलमैन और रसल सिमंस ने येल्प बनाए। डेविड सैक्स ने यामार बनाई और पीटर थियल ने पोलांटियर बनाई। आज इनमें से हर एक कंपनीज की इंडिविजुअल वर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बेस्ट टीम के सारे मेंबर्स एक साथ लकी हो गए। और अगर आप फिर भी लक पर विश्वास करते हो तो ये आर्टिकल पढ़ने का कोई रीजन है ही नहीं। फिर तो ये आपके लिए ऐसा है कि आप लोगों के लॉटरीज जीतने की कहानियां सुन रहे हो। बस एक बात याद रखिए कि अगर आप ये मानेंगे कि सक्सेस स्किल से मिलती है तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे और अपना फ्यूचर सेव कर सकेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर को एक लक के रूप में मानेंगे तो आप कभी भी हार्ड वर्क नहीं करेंगे और हार मान के बैठ जाएंगे। सीक्रेट्स, अगर हम सोचते हैं कि हम दुनिया को समझते हैं और हमें सब पता है तो हम 0 से 1 तक नहीं जा सकते। पीटर कहते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के आइडियाज हैं। पहले कन्वेंशनल, जो सबको पता है और सब उन बातों को मानते हैं।
अगर आप इस आइडियाज पे काम करोगे तो आप एक मोनोपोली बिजनेस नहीं बना पाओगे। जैसे कि अगर आप 18th सेंचुरी में होते तो आप बोल सकते थे कि मुझे दुनिया की खोज करनी है, मुझे देखना है कि समुद्र के उस पार क्या है, और शायद आपको कोई नया देश मिल जाता। लेकिन अगर आज आप इस खोज पे निकलते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा अर्थ प्लॉट हो चुका है। दूसरे आइडियाज हैं जिन्हें हम मिस्ट्रीज बोलते हैं और उन्हें सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि साइंटिस्ट यूनिवर्स को समझने के लिए स्ट्रिंग थियरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और इसे सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे आइडियाज पर भी काम करना बेवकूफ़ी है। तीसरे आइडियाज आते हैं जो कन्वेंशनल आइडियाज और मिस्ट्रीज के बीच के आइडियाज हैं। इन्हें ऑथर सीक्रेट्स बोलते हैं। सीक्रेट्स वो आइडिया है जो कॉमन लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आते, लेकिन उन्हें समझना इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर हमें एक 0 to 1 बिजनेस बनाना है तो हमें सीक्रेट्स ढूंढने होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लोग सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढते? पहला कारण है हमारी इंक्रीमेंटलिज्म मेंटालिटी जो बचपन से ही प्रोग्राम की हुई है। अगर आप अपने स्कूल में कुछ नया करते हैं, कुछ सिलेबस से बाहर करते हैं तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप वही करते हैं जो सिलेबस में है तो आपको क्रेडिट दिया जाता है, तारीफ होती है। इन कारणों की वजह से लोग आगे भी अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं देखते। दूसरा आता है रिस्क अवर्जन। लोग गलत होने से डरते हैं। क्योंकि सीक्रेट्स अभी आम जनता ने अपनाए नहीं है, इसलिए उन पे काम करने से लोग डरते हैं। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी सीक्रेट्स नहीं ढूंढ पाएंगे। तीसरा आता है कंप्लेसेंसी। तेज दिमाग वाले लोग जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बोले जाता है कि आप इस प्रेस्टिजियस कॉलेज में आ चुके हैं, अब आपकी लाइफ सेट है, और इस वजह से जो लोग सीक्रेट्स को ढूंढ सकते थे वो सीक्रेट को कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। चौथा आता है फ्लैटनेसनेस। हम लोग अपने से पूछते हैं कि अगर सीक्रेट्स होते तो बाकी लोग जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेहनती है, वो ही इन सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढ लेते और उन पर काम करने लग जाते। इस डाउट की वजह से लोग सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। सीक्रेट्स को कैसे ढूंढे? सीक्रेट। अगर आप एक यूनिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो हमेशा अपने से 2 सवाल पूछने जरूरी है। 1. नेचर आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रही? 2. लोग आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रहे? पीटर बताते हैं कि फिजिक्स के PhDs के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग नेचर के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स जानते हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि इन्हें सब कुछ पता है। लेकिन क्या जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी पता है, क्या वो एक अच्छा मैरिज काउंसलर भी होगा? वैसे ही जिसे ग्रेविटी के बारे में नॉलेज है, क्या वो अच्छा बिजनेसमैन भी होगा? पेपाल के लिए पीटर ने एक बार फिजिक्स PhD का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बीच में उसने पीटर को कहा, रुको, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो। और उसे एक्चुअल में वो चीज नहीं पता थी, और पीटर ने उसे उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया। आप सीक्रेट्स वहां पर ढूंढो जहां पर उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ रहा। ज्यादातर लोग सीक्रेट्स को वही ढूंढते हैं जो उन्हें स्कूल, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप अपने से पूछो, ऐसा कौन सी फील्ड्स है जो मैटर करती है लेकिन कॉलेज या स्कूल्स में पाई नहीं जाती? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिक्स में सीक्रेट्स ढूंढें तो फिजिक्स हर कॉलेज में पाई जाती है। इस फील्ड में आपको सीक्रेट ढूंढने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप फिजिक्स के ऑपोजिट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी को देखो तो ये सब्जेक्ट लोगों को उतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकता। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन को देखते तो न्यूट्रिशन सभी के लिए मैटर करता है, और टॉप साइंटिस्ट्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट चूज करते हैं, न कि न्यूट्रिशन। हमें आज भी न्यूट्रिशन में वही पता है जो 30-40 साल पहले पता था। ऐसे सब्जेक्ट्स में आपको सीक्रेट्स मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जब आपको सीक्रेट्स मिल जाए तो क्या करें? सीक्रेट फर्स्ट। पीटर कहते हैं कि जब आपको कोई नया सीक्रेट मिल जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वो किसी को बता सकते हो या अपने पास रख सकते हो।
ये ज्यादातर अच्छा आइडिया नहीं है कि आप ये सीक्रेट्स किसी को बताओ। आपको ये सीक्रेट सिर्फ अपने स्टार्टअप के मेंबर्स को बताना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी है, और हर एक बेस्ट बिजनेस एक सीक्रेट के ऊपर ही बना होता है। फाउंडेशन शुरू पीटर एक बात हमेशा कहते हैं जिसे उनके लोगों ने थील्स लॉ कहना शुरू कर दिया है। एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी फाउंडेशन शुरू से ही खराब हो जाए उसे ठीक करना बहुत कठिन है। शुरू की गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल है, जैसे कि अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है। स्टार्टअप का फाउंडर होने के नाते आपका फर्ज है कि आप शुरू में हर चीज को परफेक्ट रखें, क्योंकि एक खराब फाउंडेशन से बेस्ट कंपनीज नहीं बनती। एक कोफाउंडर को चूज करना एक शादी की तरह है, और आपके पार्टनर के साथ कोई भी मतभेद एक डिवोर्स की तरह है। पीटर बताए हैं कि लूक, जो कि पेपैल में पीटर के कोफाउंडर थे, एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे। लेकिन पेपैल बनने से पहले लूक ने किसी और के साथ एक स्टार्टअप खोला था, जिसमें पीटर ने इन्वेस्ट भी किया था। लूक और लूक के को-फाउंडर में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, जिसकी वजह से लूक की कंपनी बंद हो गई और पीटर को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया। इसलिए पीटर कहते हैं कि मैं जब भी अब किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं ये जरूर देखता हूं कि कंपनी के फाउंडर्स में कितनी बॉन्डिंग है। पीटर कहते हैं कि आप जिसको भी अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करें तो कोशिश करें कि वो फुल टाइम आपके साथ काम कर रहे हो सकता है कि कभी आपको ये रूल तोड़ना पड़े और अकाउंटेंट्स या लॉयर्स पार्ट टाइम हीरे करने पड़े, बट एज ए जनरल रूल जिस इंसान को आपकी कंपनी से रेगुलर सैलरी ही मिल रही है वो आपके साथ मसलाइंड है। ऐसे लोग आपको कंपनी का फ्यूचर बनाना में मदद नहीं करेंगे। इवन कि आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉइज, आपके कोफाउंडर्स सब एक ही जगह पर होने चाहिए हर रोज। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग पूरे तरीके से आपके साथ कमिटेड हो तो आपको उन्हें पूरे तरीके से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। पीटर बताते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन उनको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो पीटर उनसे हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि वो खुद को कितनी सैलरी देगा। जिस कंपनी का सीईओ अपने को कम सैलरी देता है उस कंपनी के सक्सेस के फ्यूचर में सक्सीड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। लो पेइंग सीईओ अपनी कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड भी रखता है, ये जताके कि वो अपनी कंपनी के लिए कितना कमिटेड है। एरन लीव, जो कि बॉक्स कंपनी के सीईओ है, अपने को सब एम्प्लॉइज से कम सैलरी देते हैं। बॉक्स कंपनी को 4 साल शुरू करने के बावजूद वो एक कमरे में रहते थे जिसमें बेड के अलावा कुछ भी नहीं था। स्टार्टअप्स को शुरू में अपने एम्प्लॉइज को हाई सैलरीज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्हें कुछ बेटर दे सकते हैं, और वो है अपनी कंपनी में ओनरशिप। लेकिन जब भी आप किसी को अपनी कंपनी में इक्विटी दे तो उसे बहुत समझदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हर आदमी के पास यूनिक टैलेंट है और उसे उसी के हिसाब से इक्विटी मिलनी चाहिए। एज ए रूल जो लोग शुरू में स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं उन्हें ज्यादा इक्विटी मिलती है क्योंकि वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2005 में एक आर्टिस्ट जिसने फेसबुक के ऑफिस को पेंट किया था, आज उसकी नेट वर्थ $200 मिलियन है, जबकि एक टैलेंटेड इंजीनियर जिसने 2010 में फेसबुक ज्वाइन किया था उसकी नेट वर्थ सिर्फ $2 मिलियन है। पीटर ये बताते हैं कि किसके पास कितनी इक्विटी है ये कंपनी के फाउंडर्स को सीक्रेट रखना चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को सभी इक्विटी बता देते हैं तो ये खुद की कंपनी में ही न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने जैसा है। अगर आप नए प्रोडक्ट बना देते हो तो क्या कोई उसे खरीदेगा? ज्यादातर लोग सेल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। टेक्निकल लोग एडवर्टाइजिंग को यूजलेस समझते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काम करती है। कई लोग ये सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग से उनके डिसीजंस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एडवर्टाइजिंग आपको उसी वक्त प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि वो आपके दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हम बाद में वो प्रोडक्ट खरीदते हैं।
जो भी स्टार्टअप के फाउंडर इस सिंपल फैक्ट को समझ नहीं पाते वो एंड में बहुत पछताते हैं। नर्ड्स जब भी किसी सेल्स पर्सन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कोई रियल जॉब नहीं है, क्योंकि सेल्स पर्सन घंटों तक फोन में बातें करता है, कस्टमर्स के साथ हंसता है, उनके साथ हॉलिडेज पर जाता है, लंच करता है, और ये तो कोई सीरियस काम नहीं है। लेकिन यही एक सेल्समैन का आर्ट है कि वो अपने इस आर्ट से सेल्स को आसान बना देता है। जो भी इंजीनियर ये सोचते हैं कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा कि वो अपने आप ही बिक जाएगा, तो वो खुद को बेवकूफ बना रहा है। हमें अपना प्रोडक्ट बनाते हुए डिस्ट्रीब्यूशन का खास ख्याल रखना चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट बनाते समय ही सेल्स की स्ट्रैटेजी साथ में डिजाइन करनी चाहिए। सेल्स को प्राइस के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सेल्स 1, कॉम्प्लेक्स सेल्स। अगर आपकी कंपनी ऐसा सर्विस डिलीवर करती है कि उसकी कीमत $10 मिलियन के आसपास है, तो आपको अपने कस्टमर्स को खुद ही डील करना पड़ेगा। महीनों उनके साथ अपने रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ऐसे कंपनीज को 2-3 साल में सिर्फ एक ही सेल चाहिए होती है। जैसे कि इलॉन मस्क ने रॉकेट्स बनाने की कुछ ही साल के बाद नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। 2. पर्सनल सेल्स। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस $10,000 से $1 लाख के आसपास है तो आप सेल्स टीम रख सकते हो। आपको इस प्राइस रेंज में यह चैलेंज रहेगा कि आप अपनी शुरुआती सेल्स कैसे करवाएं। 2008 में बॉक्स कंपनी ने डेटा को सिक्योर तरीके से क्लाउड में सेव करने का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, लेकिन उस वक्त इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड थे। इस कंपनी ने सबसे पहले उन चुनिंदा लोगों को अपना कस्टमर बनाया जो फाइल शेयरिंग की प्रॉब्लम से दुखी हो गए थे, और प्रोडक्ट थोड़ा फेमस हो जाने पर 2009 में स्टैनफोर्ड स्लीप क्लिनिक को अपने कस्टमर बनाया गया, जहां पर रिसर्चर को अपना रिसर्च डेटा सेव करने में दिक्कत आ रही थी। अगर बॉक्स शुरू से ही बड़े लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए एफर्ट करता तो अब तक ये स्टार्टअप एक फेलियर बन चुका होता। लेकिन अपनी सेल्स की स्ट्रैटेजी से आज वो $multi-million कंपनी है। 3. डेड जोन। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस रेंज $1,000 के आसपास है तो आप डेड जोन की कैटेगरी में आते हो, जहां पर सेल्स करना सबसे मुश्किल है। मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हो जो कि छोटे स्टोर ओनर्स को उनके ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है, लेकिन आपके पास ऐसे कस्टमर्स तक पहुंचा एक बड़ा चैलेंज है। एडवर्टाइजिंग एक इनएफिशिएंट तरीका है किसी कस्टमर को कन्विंस करने का कि वो आपको सॉफ्टवेयर के लिए $100 दे। इसके लिए आपको हर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देने पड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी सेल्स टीम रखना भी एक चैलेंज है। इसलिए हमें इन प्राइस रेंजेस वाले प्रोडक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। 4. मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अगर आपके प्रोडक्ट्स का प्राइस $100 के आसपास है तो ऐसे सेल्स टीम जो पर्सनली कस्टमर्स के पास जाए आपके लिए इनएफिशिएंट साबित होगी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपने डिटर्जेंट बेचने के लिए डोर टू डोर कैंपेन नहीं करता। इन प्रोडक्ट्स के लिए टीवी कमर्शियल्स, न्यूज़पेपर्स एडवर्टाइजमेंट और अपने प्रोडक्ट के बॉक्स की डिजाइनिंग बहुत अच्छे करनी चाहिए। 5. वायरल मार्केटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस $1 के आसपास है तो आपको वायरल मार्केटिंग की जरूरत है। वायरल मार्केटिंग में आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने दोस्तों को भी आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए कन्विंस करता है। फनी यूट्यूब वीडियोस जिसे बहुत जल्दी शेयर किया जाता है वायरल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। 7 सवाल 0 to 1 क्वेश्चंस। पीटर कहते हैं कि आप अपने स्टार्टअप के सक्सेस के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं इन 7 सवालों का जवाब देके। 1. द इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10x अच्छा है? 2. द टाइमिंग क्वेश्चन। क्या ये सही टाइम है इस तरह का बिजनेस बनाने के लिए? 3. द मोनोपोली क्वेश्चन। क्या आप छोटी मार्केट के बड़े शेयर से स्टार्ट कर रहे हो? 4. द पीपल क्वेश्चन। क्या आपके पास सही टीम है? 5.
द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसे बेचने का तरीका भी मालूम है? 6. द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन, क्या आप अपना बिजनेस 10 to 20 सालों बाद भी कर रहे होंगे? 7. द सीक्रेट क्वेश्चन, क्या आप ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ चुके हो जो बाकी मिस कर रहे हैं? जब तक आपके पास इन सवालों में कम से कम 5 या 6 सवालों का जवाब हाँ, नहीं है, तब तक आपका बिजनेस में बहुत दिक्कतें आएंगी। पीटर बताते हैं कि टेस्ला मोटर्स ऐसे एक कंपनी है जो इन 7 के 7 सवालों पर खरी उतरी है। पहला सवाल, क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10x अच्छा है? आंसर, टेस्ला की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि बाकी कार की कंपनीज उन पर निर्भर है, जैसे कि मर्सिडीज बेंज टेस्ला की पावर ट्रेन को यूज करती है, टोयोटा टेस्ला मोटर का इस्तेमाल करती है और डेमलर टेस्ला के बैटरी पैक्स को यूज करती है। दूसरा सवाल, क्या ये सही टाइम है इस तरह का बिजनेस बनाने के लिए? आंसर, 2009 में यूएसए में सब सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार्स जैसे क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडी देती रहेगी, लेकिन टेस्ला ने इसे वन टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और गवर्नमेंट से $465 मिलियन की सब्सिडी ले ली। इसके 1.5 साल बाद ही 2010 में ओबामा सरकार में लोगों ने इन सब्सिडी को पॉलिटिसाइज कर दिया और सब्सिडी बंद हो गई। जरा इमेजिन कीजिए $500 बिलियन सब्सिडी में। तीसरा सवाल, क्या आप छोटी मार्केट के बड़े शेयर से स्टार्ट कर रहे हो? आंसर, टेस्ला ने सबसे पहले कॉस्टली इलेक्ट्रिक कार्स बनाए और ये कार बड़े बड़े एक्टर्स को बेची गई। शुरू में टेस्ला ने सिर्फ 3000 कार्स ही बेची, लेकिन इनसे रिसर्च के पैसे मिल गए। उसके बाद टेस्ला ने मिडिल क्लास लोगों के लिए मार्केट में सेडान कार्स लेकर आए और 2013 में 20,000 कार्स बेची। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में सबसे आगे है। चौथा सवाल, क्या आपके पास सही टीम है? आंसर, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स और सेल्समैन है और उनकी टीम भी उनकी तरह ही परफेक्ट है। इलॉन कहते हैं कि टेस्ला की टीम स्पेशल फोर्सेस की तरह है। अगर आप टेस्ला में आते हो तो आप बाकियों से 4 कदम आगे हो। पांचवा सवाल, क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसे बेचने का तरीका भी मालूम है? आंसर, टेस्ला अपनी सेल्स को बहुत सीरियसली देखते हैं, जहां पर ह्यूंडई और फोर्ड जैसी कंपनीज कार तो खुद बनाती है, लेकिन सेल्स के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वहीं पर टेस्ला अपनी कार्स अपने ही स्टोर्स में बेचती है। इससे उन्होंने जो कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशन बनाया है उसे डोमिनेट करना बहुत ही मुश्किल है। छठा सवाल, क्या आप अपना बिजनेस 10 to 20 सालों बाद भी कर रहे होंगे? आंसर्स, जिस रेट से टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में इंप्रूवमेंट्स कर रही है उसे बीट करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है। इलेक्ट्रिक कार्स में कस्टमर्स टेस्ला को ही प्रेफर करते हैं। ऐसे कंपनीज बहुत लंबे समय तक मार्केट में मोनोपोली बना के रखती है। सातवां सवाल, क्या आप ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ चुके हो जो बाकी मिस कर रहे हैं? आंसर, टेस्ला जानता था कि बड़े लोग इलेक्ट्रिक कार्स में सफर करना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। इससे लोग ये भी समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स के ओनर्स एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं। इसी सीक्रेट को लेके टेस्ला ने महंगी और स्टाइलिश कार्स बनाई और इनके शुरुआती कस्टमर्स में टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो भी शामिल है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।